तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी 20 मिस्टेक जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन में की जाती हैं और ये मिस्टेक कंट्रोल कर कर आप अपना घर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और ये गलतियाँ बड़े लेवल पर होती हैं तो कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप एक घर बना रहे हैं तो इन पॉइंट को अपने घर बनते टाइम ज़रूर नोटिस करिए। टोटल 20 पॉइंट बताऊंगा जो कि अक्सर देखा जाता है साइटों पर कि ये गलतियां हो रही हैं। मैंने इन पॉइंट में से कई गलतियां अपनी खुद की साइटों पर देखी हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखें और इन 20 गलतियों को पूरा याद रखें जब भी आप घर बनाएं। इस वीडियो में काफ़ी पॉइंट कवर करूंगा, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली गलती साइड पर होती है वो फाउंडेशन के टाइम होती है। जब आप अपना कॉलम बनाते हैं, कॉलम का फाउंडेशन करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि कॉलम का फाउंडेशन जब होता है तो वहाँ पर लोग शटरिंग का यूज बहुत कम करते हैं। वहाँ पर या तो ब्रिक वॉल बना देंगे, एक 4 इंची की दीवार बना देंगे जो कि कॉलम शेप में होती है, या फिर पत्थर की एक छोटी सी दीवार बना देंगे जो कि कॉलम शेप में बना देंगे, या फिर लकड़ी का यूज करते हैं जिससे एक कॉलम का शेप आ जाए और कैसे भी कर कर काम चल जाए। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप अगर कॉलम कंस्ट्रक्शन के टाइम पर लकड़ी या फिर पत्थर या फिर ईंट जो भी यूज करते हैं तो वो यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे और जब कंक्रीटिंग करेंगे तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो वो ईंट बाहर भाग जाएगी, पत्थर बाहर भाग जाएगा, या फिर जो भी लकड़ी लगी है वो बाहर भाग जाएगी, तो प्रॉपर कंप्रेस नहीं होता है, इसलिए कॉलम में स्ट्रेंथ नहीं आती है। और कॉलम में स्ट्रेंथ आना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये घर की नींव होती है और घर का लोड पूरा कॉलम पर ही आना है, इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर दूसरी जो मिस्टेक होती है वो अक्सर देखी गई है कि कॉलम और बीम का साइज 9 इंच से कम बना दिया जाता है। आपको बता दूं कि आप कोई भी कॉलम बना रहे हैं या फिर कोई भी बीम बना रहे हैं, उसका मिनिमम साइज 9 इंच बाई 9 इंच होना ही चाहिए। इससे कम साइज का कोई भी ना तो कॉलम होता है और ना कोई बीम होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि इससे कम आप कोई भी कॉलम ना बनाएं। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, यहाँ से साइज स्टार्ट होता है। और अगर आप बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं यानी कि 2 मंजिल 3 मंजिल बना रहे हैं तो उसके हिसाब से ये साइज भी बढ़ता जाता है, और जो आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, सरिया डाल रहे हैं, वो भी उनकी भी संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट गलती है वो यही है कि लोग अक्सर 10 mm 8 mm कॉलम में यूज कर लेते हैं, यानी कि 10 mm 8 mm का सरिया कॉलम में यूज कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। कॉलम और बीम में हमेशा 12 mm मिनिमम सरिया यूज करना चाहिए। 12 mm से कम आप सरिया यूज ना करें, चाहे वो एक छोटा सा कॉलम क्यों ना हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट गलती ये अक्सर होती है कि जब भी आपको गेट लगाना होता है तो आप जो गेट लगाते हैं वो कॉलम को तोड़कर लगा देते हैं। ठीक है, कॉलम बन जाते हैं और फिर उनको तोड़ा जाता है और फिर वहाँ पर गेट के कुंदे फिक्स किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कहीं पर गेट लगाना है तो वो आपको प्री प्लान करना होगा। पहले जब आपका कॉलम बन रहा होता है तब आपको वो कुंदे लगाना होते हैं, या फिर आप साइड में एक छोटी सी दीवार बना सकते हैं, लेकिन आप बने बनाए कॉलम को तोड़कर गेट के कुंदे लगाते हैं या फिर विंडो फ्रेम लगाते हैं, तो फिर ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको एक मेजर गलती मानूंगा। ये कॉलम की स्ट्रेंथ को बिल्कुल ही कम कर देती है, और जहां से कॉलम तोड़ा गया है वहां से कॉलम कोलैप्स करने का डर रहता है। नेक्स्ट जो गलती है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि अगर आपको घर में अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए तो प्लिंथ बीम पूरे घर में प्रोवाइड करिए। प्लिंथ बीम क्या होती है मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर घर में अच्छी मजबूती चाहिए तो आप प्लिंथ बीम जरूर प्रोवाइड करें। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने से आपके घर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और सारे कॉलम आपस में
टाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट गलती है जो कि हर जगह होती ही होती है, मैं कहूँगा 90% लोकेशन पर ये गलती होती ही है कि आप जो लैपिंग करते हैं, कॉलम में लैपिंग हो या फिर बीम में लैपिंग हो, मेन कॉलम में जो लैपिंग करते हैं वो गलत लोकेशन पे करते हैं। अक्सर लोग स्लैब के लेवल पर लैपिंग कर देते हैं, यानी कि उन्हें दूसरे सरिया जोड़ना है तो वो स्लैब के लेवल पर जोड़ते हैं, लेकिन वो लोकेशन सही नहीं है लैपिंग करने की। लैपिंग की लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर आपको लैपिंग करना चाहिए, कितनी करना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लैपिंग L/2 में होती है, ठीक है। जो आपके घर की हाइट है नीचे बॉटम से लेके टॉप तक, उसके बीच में लैपिंग की जाती है, वो सही लोकेशन होती है दो सरियों को आपस में जोड़ने की। कॉलम के सरियों को जोड़ने की सही लोकेशन मिड में होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि टॉप में लोग लैपिंग करते हैं, तो वो लोकेशन गलत है और ये एक मेजर मिस्टेक है। नेक्स्ट जो गलती है जो कि बहुत सारी लोकेशन पे देखा जाता है, लोग फाउंडेशन में अलग कंक्रीट यूज कर रहे हैं, स्लैब में अलग यूज कर रहे हैं, कॉलम में अलग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको पूरे घर में अगर कंक्रीट यूज करना है तो आप M20 ही यूज करें। M20 एक सही कंक्रीट है आपके पूरे घर के लिए। अगर आप पूरे घर में कहीं भी कंक्रीट यूज कर रहे हैं, चाहे फाउंडेशन में, चाहे स्लैब में या फिर कॉलम में, बीम में, कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो वो आप M20 ही करें। M20 का जो रेशियो होता है वो 1:1.3 होता है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का होता है और 1.5 पार्ट आपका रेत का होता है, 3 पार्ट आपका एग्रीगेट का होता है। आप अपने पूरे घर में यही रेशियो रखें, M20 ही रखें और इसको प्रॉपर मिक्स करके लगाएं, ठीक है। मिक्सिंग के कारण स्ट्रेंथ कम होती है, तो प्रॉपर मिक्सिंग करें फिर यूज करें कंक्रीट को। और अगर स्लैब में कंक्रीट यूज कर रहे हैं फिर तो आपको मशीन से मिक्स करवाना पड़ेगा। कभी भी स्लैब की कंक्रीटिंग आप हाथ से मिक्स करके ना करवाएं। अब अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं कि आप जब भी दीवार खड़ी कर लेते हैं तो आपको प्लास्टर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लास्टर करने से पहले आपको क्यूरिंग करने की ज़रूरत होती है। प्लास्टर से पहले क्यूरिंग आप कम से कम 6-7 दिन करें। 6-7 दिन अच्छे से पानी पिलाएं आपकी जो भी ब्रिक्स लगी हैं। प्लास्टर से पहले अगर 6-7 दिन आपने क्यूरिंग कर दिया तो आपकी दीवार की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप प्लास्टर कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टर करने से पहले भी आपको एक काम करना है, वो करना है आपको सीमेंट की स्लरी का एक कोट करवाना है, ठीक है। सीमेंट की स्लरी आप एक कोट करवा देंगे, पहले दीवार को भिगा लेंगे, फिर सीमेंट की स्लरी का एक कोट करवा देंगे, तो जो भी एब्जॉर्प्शन होना होगा, दीवार में जो ईंटें लगी हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो जो भी एब्जॉर्प्शन होना होगा वो हो जाएगा और जो बॉन्ड है वो प्लास्टर में काफ़ी अच्छा आएगा। तो प्लास्टर करवाने से पहले आप पहले क्यूरिंग करें और फिर उसके बाद सीमेंट की स्लरी एक बार एक कोट करवा दें पूरी दीवार पर, उसके बाद प्लास्टर करवाएं। तो प्लास्टर करने का ये सही तरीका होता है। और अगली गलती एक और होती है कि अगर आपकी जो दीवार है, बिना प्लास्टर की दीवार है, अगर रफ नहीं है, मान लो कि आपकी जो ईंटें हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपकी जो फिनिशिंग है बिना प्लास्टर की दीवार की वो बहुत अच्छी है, तो वो फिनिशिंग नहीं चाहिए। प्लास्टर करने से पहले आपकी दीवार का जो सरफेस है वो रफ होना चाहिए। अगर रफ सरफेस होगा तो जो है प्लास्टर का बॉन्ड होगा, जो ज्वाइंट होगा वो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तो अगर रफ नहीं है तो रफ कर लीजिए, छेनी हथौड़े से हो जाएगा, हथौड़े से रफ हो जाता है बड़े आराम से। ये काम वैसे मिस्त्री लोग ऑलरेडी कर लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें याद दिला सकते हैं। अब यहाँ पे प्लास्टर पे अपन आ ही गए हैं तो यहाँ पे रेशियो भी बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर कितना रेशियो रखना है। तो अगर आप इनर फेस में प्लास्टर कर रहे हैं, यानी कि घर के अंदर प्लास्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप रेशियो रख सकते हैं वो 1/6 रख सकते हैं, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का, 6 पार्ट आपको बालू का रख सकते हैं। ये इनर फेस की दीवार के लिए सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ध्यान जो आपको देना है वो आउटर साइड में देना है। आउटर साइड और सीलिंग में जो आप मोटार बनाएंगे वो 1/4 का बनाएंगे, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का और 4 पार्ट बालू का। और जो बालू है
वो भी आपकी अच्छी होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन ये होते हैं कि हम थिकनेस क्या दें। तो यहाँ पर जो आप इनर फेस है, जो घर के अंदर प्लास्टर कर रहे हैं, वो आप 12 mm दे सकते हैं, 12 से 15 दे सकते हैं। और जो आप सीलिंग पे कर रहे हैं वो आप 8 mm के आसपास दे सकते हैं। कभी कभी कहीं पे 9 भी हो जाता है, कहीं 10 हो जाता है, कहीं 6 ही रह जाता है, तो वो लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो आप 8 mm रखें, क्योंकि सीलिंग में आपको ज़्यादा मोटा प्लास्टर नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा मोटा प्लास्टर दे देंगे तो ये अपने आप में ही भारी हो जाएगा। और जो आउटर साइड वाली दीवार है वहां पर आपको प्लास्टर की थिकनेस का विशेष ध्यान देना है। आपको 16 mm से ज़्यादा ही देना है, ठीक है। कम से कम आपका 16 mm मोटा प्लास्टर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर साइड वाली दीवारें हैं उनको सब कुछ झेलना पड़ता है। आपकी बारिश भी झेलेंगी, आपके आंधी तूफान भी झेलेंगी, सब कुछ झेलेंगी, इसलिए वहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इनर फेस में आपको 12 mm, सीलिंग पर आपको 8 mm और आउटर साइड में आपको 16 mm का प्लास्टर करना है। रेशियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मोटार जो लोग बनाते हैं वहाँ पर एक गलती सबसे बड़ी ये होती है कि दिन भर का एक ही बार में मोटार बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पता होगा कि सीमेंट की जो प्रोसेस होती है, जो सेटिंग टाइम होती है, वो 30 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप जब भी प्लास्टर करवाएं अपने घर में, तो जो मोटार बनवाएं वो 30 मिनट का ही बनवाएं। इतना मोटार बनवाएं कि 30 मिनट में ख़त्म हो सके, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा आपको मोटार बनवा के नहीं रखना है। आप ड्राई मिक्स करके रख लीजिए, लेकिन उसमें पानी मिलाएंगे तो 30 मिनट बाद जो सेटिंग टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप मान लो कि सुबह बनाया आपने, शाम को यूज कर रहे हैं या फिर 4 घंटे बाद यूज कर रहे हैं, तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। तो आप उतना ही मोटार बनवाएं जितना आप 30 मिनट में यूज करवा सकें। इसका विशेष ध्यान दें, ये गलती सब जगह होती ही है। इनफैक्ट जब मेरा घर बना था तो मेरे घर में, जब मुझे नॉलेज नहीं था, तो मेरे घर में भी ये गलती हुई थी। तो आप यहाँ पे दूसरों की गलतियों से सीखते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, इस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि इससे प्लास्टर में क्रैक्स आ जाते हैं। बहुत कमज़ोर प्लास्टर होता है और फिर ये हेयर लाइन क्रैक्स आएंगे। क्रैक्स के ऊपर भी मैंने कई वीडियो बना के रखे हैं, और जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हेयर लाइन क्रैक्स आएंगे तो इनको फिर आपको पुट्टी में कवर करना होगा। ये अच्छे भी नहीं लगते हैं अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप मोटार 30 मिनट का ही बनवाएं। 30 मिनट से ज़्यादा आपको मोटार नहीं बनवाना है। जो प्लास्टर में क्रैक्स आते हैं उसका एक रीजन ये भी होता है। अब क्रैक्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक क्रैक्स के बारे में और बात कर लेते हैं कि जो आपके कॉलम और दीवार का जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पर एक लंबा सा क्रैक आता है। वो क्यों आता है? तो यहाँ पर एक मिस्टेक होती है कि जब भी आप ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पे हैकिंग नहीं होती है। हैकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप चिकन मैश का यूज कर सकें, चिकन मैश एक मुर्गा जाली बोलते हैं जिसको, उसका आप यूज कर सकें, यानी कि जो भी ज्वाइंट है आप कुछ इस तरफ लगवा दीजिए और कुछ उस तरफ लगवा दीजिए। तो कॉलम के ज्वाइंट पर आप चिकन मैश का यूज करिए। इससे आपके जो कॉलम के ज्वाइंट पर क्रैक आता है, जो लंबा वाला क्रैक आता है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ में आप हैकिंग भी करवा दीजिए, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं तो आपके क्रैक्स तो आ ही नहीं सकते। अब यहाँ पे आपने कॉलम भी बना लिया, दीवार भी बना लिया, प्लास्टर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको क्यूरिंग प्रॉपर करना है। आपको 7 से 10 दिन तक प्लास्टर पर क्यूरिंग करना है और पूरे स्ट्रक्चर पर 7 से 10 दिन तक सुबह शाम क्यूरिंग करना है, ठीक है। दिन में 2 बार क्यूरिंग आप करेंगे। 10 दिन तक भी आपने क्यूरिंग कर ली तो आपके घर की मजबूती बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके घर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब चलिए छत पर चलते हैं, ठीक है। तो जब भी स्लैब कास्टिंग होती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कवर ब्लॉक का यूज तो बिल्कुल किया ही नहीं जाता, ठीक है। गांव इलाकों में तो कभी किया ही नहीं जाता, मेरे घर में भी नहीं किया गया था, ठीक है। कवर ब्लॉक का यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कवर ब्लॉक का यूज करेंगे तो जो स्टील है वो प्रॉपर जगह पर रहता है। अब कवर ब्लॉक की जगह आप ईंट लगा देंगे या फिर कोई पत्थर लगा देंगे। अब मान लो आपने ईंट लगा दिया, आप जो मैश लगा रहे हैं, जो जाल है आपका, उसके नीचे ईंट लगा दिया उसको उठाने के लिए। अब सोचिए कि जब भी आप शटरिंग निकालेंगे, डीशटरिंग करेंगे, तो जो ईंट है वो वहीं रह जाएगी, और जब आप क्यूरिंग करेंगे तो वो ईंट है पानी एब्जॉर्ब करने लगेगी।
तो वहां से आपके लीकेज भी हो सकते हैं। और बारिश के दिनों में वो ईंट आपको स्लैब में साफ साफ दिखेगी कि यहाँ पे ईंट लगी हुई है। आपकी पुट्टी हो जाएगी, पेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर ईंट लगी हुई है तो जब भी बारिश होगी और उस ईंट ने पानी एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो आपको नीचे से देखेगा कि वहां पर कुछ गीला गीला लग रहा है। ये मैंने एक जगह पर देखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह की गलतियां ना करें, ईंटा वगैरह तो बिल्कुल यूज ना करें। अब यहाँ पर एक गलती और होती है स्लैब में कि जो लैपिंग है वो प्रॉपर नहीं दी जाती है। ठीक है, आप लैपिंग कहीं पर दे रहे हैं, गलत लोकेशन पर दे रहे हैं, या फिर लैपिंग सही से दे ही नहीं रहे हैं, जितनी लैपिंग देनी चाहिए उतनी लैपिंग नहीं दे रहे हैं। तो लैपिंग कैसे दी जाती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो लैपिंग करना सीखें पहले, और फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आप उस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करें और लैपिंग करना सीखें। और फिर आप जब भी स्लैब कास्टिंग करवाएं तो आप स्लैब में प्रॉपर लैपिंग दें। ये गलती बहुत जगह होती है, और लैपिंग जब भी देते हैं तो इसको प्रॉपर बांधना पड़ता है, जो कि लोग नहीं करते हैं, बस ऐसे ही लैपिंग दे देते हैं। तो उसे लैपिंग नहीं कहते हैं, उसे लापरवाही कहते हैं। और इस लापरवाही का कभी कभी बहुत भयंकर अंजाम हो जाता है। मैं आपको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूं जो मेरे आंखों देखा हाल है कि लैपिंग सही लोकेशन पर ना देने से कॉलम कोलैप्स कर गए हैं, स्लैब बेंड हो गई है और पूरा पैसा लाखों रुपए बर्बाद हो गया है। इसलिए लैपिंग का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पर जो भी आप मैश बनाते हैं स्लैब में, ठीक है, उसकी प्रॉपर स्पेसिंग देना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। स्पेसिंग क्या होती है आप फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिंग दी जाती है वो जनरली 150 mm से 200 mm तक दी जाती है। तो इसके बीच में आप दे सकते हैं, ये स्टैंडर्ड होती है। और फिर डिपेंड करता है कि आपके ड्राइंग में क्या है। कभी कभी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं वहाँ पर कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, तो वो प्रॉपर डिजाइन होता है, उसके हिसाब से देनी पड़ती है। लेकिन आप नॉर्मली घर बना रहे हैं तो 150 से 200 दे सकते हैं। अब मान लो कि अपन ने पूरी स्लैब तैयार कर ली, अब क्या करना चाहिए? तो अब इसकी जो क्यूरिंग करना चाहिए वो आपको एक स्पेशल तरीके से करना है, वो पॉन्ड टेक्नोलॉजी से करना है। आपको छोटे छोटे तालाब बना देना है, जो आप चाहे मिट्टी से बना सकते हैं या फिर सीमेंट से बना सकते हैं। पूरी स्लैब में आप छोटे छोटे तालाब बना दीजिए, छोटे छोटे पार्ट कर दीजिए और उनमें पानी भर दीजिए। उसको पॉन्ड मेथड कहते हैं। पॉन्ड मतलब तालाब होता है। तो छोटे छोटे तालाब बना दीजिए, उनमें पानी भर दीजिए और कम से कम 10 दिन तक भरा रहने दीजिए। इससे प्रॉपर क्यूरिंग हो जाती है, क्योंकि स्लैब एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर हाइड्रेशन प्रोसेस जो होती है वो भी बड़ी होती है। तो यहाँ क्यूरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर अच्छे से हाइड्रेशन प्रोसेस हो गई, अच्छे से आपने क्यूरिंग कर ली, तो आपकी स्लैब बहुत मजबूत बन जाएगी। अब यहाँ पर अपन ने स्लैब भी बना दी, अब छज्जा बनता है स्लैब के ऊपर। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो हाइट होती है वो आप मिनिमम 3 फीट ले सकते हैं। 3 फीट एक स्टैंडर्ड साइज होती है। जो हाइट होती है छज्जा की वो आप 3 फीट ले सकते हैं। तो ये कोई मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन लोग ज़्यादातर बना देते हैं 4 फीट 5 फीट या फिर कम ही रखते हैं। तो वो लोगों के कंफर्ट के हिसाब से भी रहता है, ये एक मिस्टेक नहीं मानी जाती है। लेकिन आपन ने स्लैब बना दी थी, अब छज्जा मुझे याद आ गया अचानक, तो मैंने बता दिया आपको। जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 3 फीट होती है, आप वहाँ तक छज्जा बना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपने देखा होगा छज्जा डाउन में बनता है। ठीक है, डाउन में अगर आप छज्जा बना रहे हैं तो आप इसको 1 फीट से ज़्यादा डाउन ना करें, क्योंकि ये अपने आप में वेटेड हो जाता है, और वेटेड अगर होगा तो यहाँ पे क्रैक्स आ सकते हैं। कैसा होता है आप फोटो में देख सकते हैं। टोटल मैं आपको 19 पॉइंट बता चुका हूँ। 20वां पॉइंट बताता हूँ, जो कि है स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ियों के बारे में। तो सीढ़ियों में अक्सर लोग गलतियां करते ही हैं। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, राइजर और ट्रेड। ठीक है, तो राइजर और ट्रेड में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। तो जो राइजर होता है वो सीढ़ी की हाइट को बोलते हैं। ये हाइट क्या होनी चाहिए? ये आप 6 से 8 रख सकते हैं। स्टैंडर्ड 8 है, लेकिन आप 6 रख सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो 6 से 8 आप रख सकते हैं हाइट सीढ़ी की, इसे आप राइजर बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब जिस पे आप पैर रखते हैं वो क्या होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वो 10 से 12 इंच आप रख सकते हैं। तो जो राइजर होता है वो 6 से 8 इंच होता है, जो ट्रेड होता है वो 10 से 12 इंच होता है। अब बात करते हैं कि एक सीढ़ी की चौड़ाई कितनी होना चाहिए। ठीक है, तो चौड़ाई आप 3 फीट रख सकते हैं।
3 फीट, 3.25 फीट, 3.5 फीट, लेकिन मिनिमम जो है 3 फीट स्टैंडर्ड रहता है और फिर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जगह है। तो मिनिमम आप 3 फीट रखें तो काफ़ी अच्छा है, आपको चढ़ने उतरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये पूरी 20 मिस्टेक थी। एक्चुअल में इनके अंदर भी मैंने मिस्टेक बताई है तो पूरी 40-50 मिस्टेक मैंने बता दी हैं। तो ये पूरे हाउस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक होती हैं, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप ये वीडियो सेव कर लीजिए या फिर सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप घर बनाएंगे या फिर बना रहे हैं तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान दीजिए, जिससे आपके घर की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिस्टेक के साथ कुछ सजेशन भी थे, वो भी आप ध्यान रखिए। और भी आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।